गुड इवनिंग। यहाँ तक का कवर कर लिया है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। आज जो अपन ये जो चैप्टर है इसको एक बार शुरुआत से जो है अंत तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि यहाँ तक की जो है वो एक बार कंप्लीट हो जाए। ठीक है। और 3 दिन क्लास भी शाम को 4 बजे से लेके है। थोड़ा सा जो है वो कल मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लेंगे, वो भी बड़ा चैप्टर है। फिर परसों रेशियो एनालिसिस लेंगे, वो भी बड़ा चैप्टर है। और उसके बाद में कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लेंगे, ताकि काफी पोर्शन अपना कवर हो जाए। शुरू करें, एक बार शुरुआत से रिवीजन कर लेते हैं। एक दिन थोड़ा बहुत किया था, लेकिन अभी शुरुआत से ही कर लेते हैं, ताकि इस वीडियो जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप इस एक सेशन से जो पूरा रिवाइज कर पाओ। ये 2-3 दिन जो वो अच्छी खासी क्लास रख लेंगे अपन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक का फटाफट, ताकि जो वो याद हो जाए यहाँ तक का एक बार। फाइनेंसिंग डिसीजन जो है इसमें पढ़ा हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर स्पेसिफिक सोर्स पढ़े। स्पेसिफिक सोर्स के अंदर जो पहले अपन ने डिबेंचर देखा, फिर प्रेफरेंस शेयर देखा। डिबेंचर के अंदर दो चीजें देखी, रेडीमेबल और इरेडीमेबल। रेडीमेबल है तो उसके इसके अंदर जो है वो दो तरीके की कॉस्ट लगेगी, और इरेडीमेबल है तो उसके इसके अंदर एक इंटरेस्ट ही लगेगा। तो उसकी केडी हो जाएगी इंटरेस्ट 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। और अगर रिडीमेबल है तो उसके इसके अंदर इंटरेस्ट 1 - टी तो है ही, उसके अलावा रिडम्सन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन करके डिवाइडेड बाय रिडम्सन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। उसके बाद में अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो सेम ही होगा, बस ये है कि उसके अंदर डिविडेंड के अंदर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, इस वजह से 1 - टी नहीं होगा। के डी के पी जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट रेट है, और अगर एक्चुअल रेट पूरी एग्जैक्ट रेट कैलकुलेट करनी तो आप आईआरआर से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की जो है वो वैल्यू सॉरी, इक्विटी शेयर्स की जो है वो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे कि तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच ये कहता है कि शेयर की जो वैल्यू है वो डिविडेंड पे बेस्ड है, इस वजह से वो कहता है कि पी जीरो जो है वो क्या होगा, पी जीरो माइनस अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वो किसके बराबर होगा, D1 अपॉन के ई माइनस जी, ग्रोइंग परपेचुइटी के हिसाब से। अर्निंग प्राइस अप्रोच जो है वो कहता है कि डिविडेंड से नहीं अर्निंग से होगा, तो E1 डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी हो जाएगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड जो है वो कहता है कि के ई बराबर आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। जो बीटा है वो किसको, कौन से रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, एजम्पशन। आगे जो रिस्क देख लेंगे इसमें लिखा हुआ है एजम्पशन। सारों के पास जो सारे जो इन्वेस्टर उनके होमोजेनियस एक्सपेक्टेशन है, सबके पास सेम इन्फॉर्मेशन है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट पे मना नहीं है, कोई भी टैक्स पे कोई टैक्स नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, और कोई भी एक सिंगल इन्वेस्टर जो मार्केट प्राइस को चेंज, मार्केट को सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं कर सकता। चौथा मेथड जो रियलाइज यील्ड अप्रोच ये कहता है कि सेम एज आईआरआर है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के आर जो है सेम जो है वो के ई के जैसा जैसा होगा। फ्लोटेशन कॉस्ट जो वो नहीं होगा, उसके अंदर फ्लोटेशन कॉस्ट जो वो नहीं होगा। और अगर के ई से कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस केस के अंदर दो चीजें देखोगे, एक तो पर्सनल टैक्स जो है उसका इफेक्ट दोगे, और एक कैपिटल गेन अगर कोई टैक्स लगता है तो उसका इफेक्ट दोगे। तो इस तरीके से जो के आर निकलेगा। उसके बाद में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल
तो जो जिसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोर्स की कॉस्ट है और उसका वेट ले लो। वेट कौन सा लिया जा सकता है? बुक वैल्यू का वेट लिया जा सकता है, मार्केट वैल्यू का लिया जा सकता है, या फिर मार्जिनल वेट लिया जा सकता है। मार्जिनल का मतलब क्या है? डिजायर्ड वेट। इसको यूं भी कहा जाता है कि एक सिंगल रुपीज एक्स्ट्रा लेने की क्या कॉस्ट लगेगी। अगर कभी इसके साथ ये भी लिख दीजिएगा, कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा 1 रुपीज की, 1 रुपया और अगर हमें लेना है तो उसकी कॉस्ट क्या लगेगी, वो जो है वो क्या निकलेगी कि वो जो निकलेगी। नमस्ते सर। नहीं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक का जो पढ़ा है ना उसको रिवाइज कर रहे हैं। तो मार्जिनल जो है इसके अंदर ये लिख दीजिएगा, कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा 1 रुपीज की, 1 रुपया अगर और लेना है तो हमारी और एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगेगी। उसके बाद में एक सेकेंड, कॉस्ट फॉर एक्स्ट्रा 1 रुपीज। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारा डिजायर्ड मिक्स है कि भाई हम जो है हमारे जो हम जिस प्रपोर्शन में जो रखना चाहते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, उस प्रपोर्शन में ही है। उसके बाद में रिस्क की बात करें तो रिस्क जो है वो दो तरीके की होती है, अनसिस्टमेटिक और सिस्टमेटिक रिस्क। इस पे क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने के चांसेस जो ज्यादा है। अनसिस्टमेटिक जो है उसे हम कहते हैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अगर इसे हमें कम करना है तो हम इसे कम कर सकते हैं। जिस बिजनेस में हम हैं उसकी बजाय हम किसी और दूसरे बिजनेस के अंदर, मान लीजिए हम जो वो गाड़ियां बनाते हैं तो उसके इसके अंदर मोबाइल वाले में इन्वेस्ट करके या कोई और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके हम इस रिस्क को कम कर सकते हैं। इस वजह से इसे डाइवर्सिफाइबल कहते हैं। सिस्टमेटिक जो मैक्रो इकोनॉमिक या मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है उसे हम, ये पूरे मार्केट से रिलेटेड है। जैसे कोविड हो गया तो उसके इसके अंदर सारे बिजनेस बंद हो गए तो कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, नॉन डाइवर्सिफाइबल है। और सीएपीएम जो यूज करता है वो बीटा को यूज करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बीटा जो है वो क्या बताता है? मार्केट और कंपनी का रिलेशन बताता है। अगर बीटा एक है मतलब कि कंपनी का अगर शेयर 10% से बढ़ेगा तो, सॉरी, मार्केट का शेयर, मार्केट 10% से बढ़ेगा तो कंपनी भी 10% से इंक्रीज होगी उसकी वैल्यू में। फाइनेंसिंग डिसीजन, उसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या है? अगर डेब्ट है तो उसे हम लिवरेज या गियर्ड फॉर्म कहेंगे। लिवरेज वर्ड का मतलब क्या है? फायदा उठाना। अगर डेप्ट लेते हैं तो डेप्ट हम क्यों लेते हैं? ताकि उसका फायदा उठाए, क्योंकि उसके कॉस्ट कम है और उस पर रिटर्न ज्यादा है। तो अल्टीमेटली डेप्ट से पैसा लिया, उस पर खर्चा लगा कम और हम उस पर कमा रहे हैं ज्यादा, तो हमें उसका फायदा मिलेगा और हमारा ईपीएस जो बढ़ेगा। अगर सिर्फ इक्विटी है तो हमें उसे अनलिवरेज या अनगियर्ड फॉर्म कहते हैं। डिजाइनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे? कंट्रोल जो है, कंट्रोल इक्विटी अगर इश्यू करते हैं तो कंट्रोल हमारा डाइल्यूट होता है, डेब्ट अगर इश्यू करते हैं तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। रिस्क के केस में कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी के लिए डेब्ट जो वो ज्यादा रिस्की है क्योंकि उसको पेमेंट करना पड़ेगा। कॉस्ट के हिसाब से देखें तो डेब्ट जो वो अच्छा है क्योंकि उसकी कॉस्ट कम लगती है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज करना है फर्म की वैल्यू को। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं? EBIT डिवाइडेड बाय WACC, कि हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी और हमारी KO कितनी है। जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 5 लाख और हमारी KO जो है वो 10% है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये 50 लाख हमारी वैल्यू है। सीधी सी बात है, 50 लाख है तो 10% मतलब कि 5 लाख रुपए। इस तरीके से KO जो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? KD और उसका ये वेट है एक तरीके से, उसका वेट, और KE और उसका वेट। ई जो है वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लेंगे। अगर इक्विटी लेंगे तो उस केस के अंदर हम मार्केट वैल्यू उसकी कंसिडर करेंगे। फाइनेंसिंग डिसीजन जब लेते हैं तो उस केस के अंदर देखो, पहले पैसा नहीं रेज करेंगे, पहले ये देखेंगे हमारे पास इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है। समझिएगा, हम ऐसा नहीं कि उधार ले लेंगे और फिर देखेंगे कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें। पहले देखेंगे इन्वेस्ट करने के लिए कुछ है तो पहले कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेंगे कि भाई रिप्लेसमेंट करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, एक्सपांशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो वो कहते हैं, अगर आंसर आता है कि हाँ, तो इसका मतलब है कि हमें पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो हम कहाँ से ले सकते हैं? इंटरनल फंड, जो हमारी रिटेन अर्निंग है, जो हमने कमाया उसको बांटे नहीं और उसको यूज कर ले, या फिर डेब्ट के जरिए ले लें, या फिर एक्सटर्नल इक्विटी इश्यू करके ले लें। तो पैसा लेते वक्त हम फिर क्या चीज देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेंगे कि भाई
ऐसा पैसा ले जहां पर हमारे लिए फायदे का सौदा रहे। तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन देखेंगे, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, अभी डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर वगैरह कितना है, डेब्ट इक्विटी का मिक्स का डिजायर क्या है, पे आउट पॉलिसी क्या है, अगर हम रिटेन अर्निंग पैसा जो रोक के रखना चाहते हैं तो उस केस के अंदर हमारा डिविडेंड हम कितना देते आए हैं, हमारी कोई ऐसी स्पेसिफिक जो है, जैसे कुछ कंपनियां जो कांस्टेंट डिविडेंड देती है कि भाई 2-2 रुपए देती है, कुछ जो विद ग्रोथ देती है, तो अलग अलग वो कैसे तरीके की पे आउट पॉलिसी, उसको जो अपन डिविडेंड डिसीजन के अंदर और डिस्कस करेंगे। ये देखने के बाद हम मेनली दो चीजें देखेंगे, इफेक्ट ऑन रिटर्न और इफेक्ट ऑन रिस्क, कि रिस्क जो कम रहे और रिटर्न जो वो हमारा ज्यादा बढ़े। तो जो कॉम्बिनेशन इसको ज्यादा सही तरीके से करेगा उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उससे हमारा ओवरऑल इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहता है, और ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो सबसे बढ़िया है, जो फर्म की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ाता है, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद में कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, रिलेवेंस थ्योरी और इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी में मेनली जो है वो नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, और इररिलेवेंस के अंदर नेट ऑपरेटिंग और मोदी गिलानियन मिलर। नेट इनकम अप्रोच जो वो क्या कहता है, क्योंकि डेप्ट जो वो सस्ता है, इस वजह से डेप्ट जो ज्यादा से ज्यादा लो तो डेप्ट का पैसा कम लगेगा और उसको पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा कमाओगे, तो उस वजह से आपको हमेशा ही क्या रहेगा, फायदा रहेगा। ट्रेडिशनल ने कहा कि डेप्ट क्योंकि सस्ता है और उसके इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक लिमिट तक है, अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप डेप्ट बढ़ा दोगे तो फर्म जो है वो रिस्की हो जाएगी, और रिस्की हो जाएगी तो केडी जो है वो बढ़ जाएगी, तो एक ऑप्टिमम लेवल आएगा, उसके बाद से जो आपको उससे ज़्यादा लोन नहीं लेना है। इररिलेवेंस के अंदर आई नेट ऑपरेटिंग इनकम, जिसने कहा कि फर्म की वैल्यू जो ईबीआईटी से ही डिसाइड हो जाती है, अगर के डी कम है तो के ई बढ़ जाएगा, अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है तो के ई बढ़ जाएगा, अगर डिबेंचर को कम दिया जा रहा है तो इक्विटी वाले ज्यादा मांगने लग जाएंगे, तो ये आपस में एडजस्ट करेंगे। और मोदी गिलानी एंड मिलर जो है उसने इसको आर्बिट्रेज के प्रोसेस के जरिए जो है वो प्रूव भी किया था। एजम्पशन जो है क्या है कि दो तरीके के फंड यूज हो रहे हैं, डेप्ट और इक्विटी। टोटल एसेट जो है वो दे रखी है हमें, डेब्ट देके हम इक्विटी ले सकते हैं, इक्विटी देके डेब्ट ले सकते हैं। टैक्सेस जो है वो कंसिडर नहीं है, और जितना हम कमाते हैं वो पूरा का पूरा जो 100% हम बांट देते हैं। टोटल फाइनेंसिंग जो है वो कांस्टेंट है, बिजनेस रिस्क जो कांस्टेंट है, और फर्म एज परपेचुअल लाइफ, फर्म जो है वो चलती रहेगी। तो नेट इनकम अप्रोच ने क्या कहा, फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ाओगे, मतलब कि डेब्ट जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो बढ़ती जाएगी। एजम्पशन इसकी क्या है कि के ई और के डी चेंज नहीं होते, अगर के डी चेंज हो जाए तब तो फिर इसकी एजम्पशन जो खराब हो जाएगी, मतलब कि इसकी थ्योरी ही खराब होगी। इसने तो कहा कि भाई के डी जो कांस्टेंट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो आप ले सकते हो लोन उतना ले लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर पैसा देना कॉस्ट कम लग रही है और आप वैल्यू जो ज़्यादा करके दे रहे हैं। फर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इक्विटी प्लस डेब्ट करना होगा। डेब्ट की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू कैसे होगी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जैसे हम कहते हैं नेट इनकम, इस वजह से इसका नाम है नेट इनकम अप्रोच, डिवाइडेड बाय के ई। इससे तो जो है वो इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी और उसकी डेब्ट की वैल्यू, ये दोनों मिलके जो क्या बनाएगी, फर्म की वैल्यू। वहीं पर टोटल ऑपरेटिंग इनकम के अंदर बात करेंगे ना, तो फर्म की वैल्यू जो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय के ओ से डिसाइड हो जाएगी, उसमें से डेब्ट की लेस करोगे तो बाकी जो बचेगी वो इक्विटी की वैल्यू आएगी। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ईबीआईटी डिवाइडेड, मतलब के ओ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म से कर लोगे। सजेशन इसका क्या है, डेप्ट लो, जितना ले सकते हो उतना डेप्ट लीजिए। ट्रेडिशनल अप्रोच जो नेट, इसने कहा कि नेट इनकम अप्रोच जो सही है लेकिन एक सर्टेन पॉइंट तक है, उसके बाद में जो रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। केडी जो कांस्टेंट रहेगी अप टू ए सर्टेन लिमिट, ज्यादा ही डेप्ट लो तो केडी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ग्रेजुअली, मतलब कि पहले तो जो के वो थोड़ी देर कांस्टेंट रहेगी, फिर जो वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर स्टार्ट प्रिजर्विंग फाइनेंशियल रिस्क, और अगर आप बहुत ज्यादा ही डेप्ट ले लोगे तो फिर उनको जो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होगा, किसके अंदर, कौन से वाले इन पॉइंट के अंदर, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर जो वो प्रिजर्विंग द फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑप्टिमम पॉइंट एक्सपेक्टेड रेट इंक्रीज स्पीडली, और अगर एक लिमिट से ज्यादा ही ले लोगे डेप्ट तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को भी डर लगने लग जाएगा। इन मेथड में, ये मेथड तो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आज के कैपिटल स्ट्रक्चर की, भाई डेप्ट ज्यादा लें या इक्विटी ज्यादा लें, ये जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि हम डेप्ट ज्यादा यूज करें या इक्विटी जो ज्यादा यूज करें।
इंक्रीजिंग स्पीडली, और उसके बाद में जो बहुत ज़्यादा जो स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। केओ जो फर्स्ट डिक्रीज होगा, मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले शुरुआत में जब आप डेप्ट बढ़ाओगे तो ये केओ जो कम होगा, मतलब कि फर्म की वैल्यू जो बढ़ेगी। लेकिन एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, फिर जो वो के डी और के ई जो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और उस पॉइंट के बाद में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फर्म की वैल्यू जो गिरना शुरू हो जाएगी। ऑप्टिमम पॉइंट वेयर के ओ इज लोवेस्ट, जहाँ के ओ जो है वो सबसे कम है और वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो क्या है, हाईएस्ट है। केओ जब कम होगा तो फर्म की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाएगी। रीजन क्या है, ओवरऑल जो फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, या तो वो किस तरीके से कैलकुलेट होती है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ। तो केओ जितना कम होगा, डिवाइड में पॉइंट, जैसे 15 करोड़ पॉइंट 10 करोड़, पॉइंट 10 करोड़ की वैल्यू जो वो ज्यादा जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म जहाँ हाईएस्ट होगी और केओ जहाँ कम होगी, वो हमारा ऑप्टिमम पॉइंट होगा। ये इस तरीके से बता रखा है। देखो केओ पहले कम होता और एक लिमिट आएगी, फिर वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। केओ पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एक लिमिट के बाद ज्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगा। के डी भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ आगे तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इररिलेवेंस थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उसने कहा कि कोई भी लिवरेज के अंदर चेंज करो, मतलब डेब्ट इक्विटी का रेशियो कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेब्ट की कॉस्ट कम होगी तो इक्विटी वाले ज्यादा मांगने लग जाएंगे। ये इसने कहा कि डेब्ट और इक्विटी की ये घर की बात है। तो वैल्यू ऑफ फर्म जो वो कैसे कैलकुलेट होगी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय क्यू। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल फर्म की वैल्यू पहले डिसाइड होगी, उसमें से डेब्ट की वैल्यू हटा दो, बाकी इक्विटी की बचेगी। मोदी, गिलानी और मिलर, उसने पहले जो बिना टैक्स के जो कंसीडर करके 1958 में दी, और फिर 5 साल बाद 5 साल बाद 1963 के अंदर उसने विद टैक्स जो वो बताया। एजम्पशन इसकी क्या थी, परफेक्ट मार्केट है, कोई टैक्सेज नहीं है, ऑल इन्वेस्टर जो वो सारे समझदार है, रेशनल है, मतलब कि उनके पास सारी तरीके का जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो है, और वो देखा देख जो है वो डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। फर्म कैन बी ग्रुप्ड इन सेम रिस्क क्लास बेसिस, एक जैसे रिस्क क्लास की जो फर्म है उनको एक साथ जो करके हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज। ये और इसने कहा कि फर्म की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चेंज नहीं होगी। फर्म हैविंग डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर हैज हायर के ई देन अनलिवरेज फर्म। इसने क्या कहा कि एक फर्म जो है उसने अगर के डी लिया है, और एक फर्म जिसने के डी नहीं लिया है, मतलब कि एक ने डेब्ट लिया और एक ने डेब्ट नहीं लिया, तो उसने कहा जिसने डेब्ट ले रखा है ना, फर्म हैविंग डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग हैज हायर के, तो वहां पर के ई जो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या, वो उसने कहा कि भाई डेप्ट जैसे ही लोगे तो के डी कम होगी, तो उसके हिसाब से तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होनी चाहिए। लेकिन उसने कहा कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि के डी जहाँ होगी वहां पर के ई की एक्सपेक्टेशन जो वो बढ़ जाएगी, और इस वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो वो सेम ही रखेंगे, सेम ही रहेगी। वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म जो वो उसकी किसके बराबर होगी, वैल्यू ऑफ अनलिवरेज फर्म के बराबर होगी। और वैल्यू ऑफ फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम से फर्म की वैल्यू जो डिसाइड हो जाएगी। के विल इंक्लूड रिस्क प्रीमियम फॉर फाइनेंशियल रिस्क, और जो के है वो क्या करेगी, उसका जो रिस्क प्रीमियम है, जैसे कि उसकी जो के डी है और उससे के ओ ज्यादा है, उस प्रपोर्शन में, और उस प्रपोर्शन में भी कितना, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी के रेशियो में। ये आर्बिट्रेज के प्रोसेस के जरिए जो समझाना होता है। अगर अपने पास कभी टाइम होगा तो अपन इसको आर्बिट्रेज के प्रोसेस के जरिए एक एग्जांपल से इसको पूरा समझेंगे। अभी एक बार के लिए आप इस फॉर्मूले को जो देख लीजिएगा, समय हुआ तो अपन इसमें आधा घंटा लगेगा इसको पूरा प्रूव करने में, तो अगर समय होगा तो अपन इसको भी देख लेंगे। के ओ विल नॉट अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल लीवरेज आफ्टर ओनली बाय, और उसने कहा कि के ओ जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो फाइनेंशियल लीवरेज से कोई भी तरीके का चेंज नहीं होता, सिर्फ बिजनेस रिस्क से जो है वो चेंज होगा उसमें। के ई विल अफेक्टेड बाय फाइनेंशियल लीवरेज, और उसने कहा फाइनेंशियल लीवरेज से के ई चेंज होगा। जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे के ई की एक्सपेक्टेशन भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कारण क्या है, उसने कहा कि भाई जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाओगे वैसे वैसे फर्म जो है वो रिस्की होती जाएगी, और जब जब रिस्क ज्यादा होगी तो सीधे सी बात इक्विटी शेयर होल्डर जो वो ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज मतलब कि बिना रिस्क का प्रॉफिट। उसने ऐसे इस तरीके से बताया कि भाई जैसे ही वो एक मार्केट के अंदर अपन ने एग्जांपल लिया था कि एक मार्केट के अंदर कोई चीज है जो 80 रुपए में बिक रही है और एक में 82 में बिक रही है, तो सीधी सी बात है लोग यहाँ से खरीद के 82 वाले में बेचना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर डिमांड जो ज्यादा हो जाएगी, वहाँ सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जहाँ डिमांड ज्यादा होगी वहाँ प्राइस बढ़ जाएगी और वहाँ कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वो 81 पे आ जाएगा। तो इसने कहा कि अगर डेप्ट जैसे कहीं सस्ता भी है तो सीधी सी बात है भाई जैसे रिटर्न डेप्ट पे ज्यादा मिल रहा है तो लोग ज्यादा जो डेप्ट के अंदर पैसा लगाना शुरू कर देंगे, तो डेप्ट ज्यादा सप्लाई हो जाएगी तो उसके ऊपर रिटर्न जो होना कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपस में क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। शॉर्ट कमिंग, आर्बिट्रेज फेल्स बिकॉज इम्परफेक्ट मार्केट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स।
और ये आर्बिट्रेज का प्रोसेस जो फेल हो गया किस कारण की इम्परफेक्ट मार्केट है। जैसे भारत अभी इतना जो है चल रहा है मतलब डेवलप्ड है, फिर भी यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट अभी भी न्यूज के बेसिस पे होता है। अप्रोच 1963 इसने वापस जो विद टैक्स और लेके आया और उसने कहा वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म जो होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ अनलिवरेज फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। अनलिवरेज फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट दोनों मिला के जो वैल्यू ऑफ लिवरेज फर्म के बराबर होगा। वैल्यू ऑफ गियर्ड फर्म बराबर वैल्यू ऑफ अनगियर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। और इस केस के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करेंगे तो उस केस के अंदर जो ये जो है वो सेम उसी तरीके से उसने फॉर्मूला लिया, लेकिन इसमें जो आपको क्या होगा 1 - t जो आपको एक एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद में ट्रेड ऑफ थ्योरी मोदी गिलन एंड मिलर ने ही दी है। ट्रेड ऑफ थ्योरी जो है वो कैपिटल स्ट्रक्चर की वो क्या करता है कि डेप्ट जो है उसकी कुछ कॉस्ट लग रही है, नमस्ते जी, डेप्ट जो है उसकी कुछ कॉस्ट लग रही है और कुछ उसका फायदा हो रहा है। तो शुरुआत के अंदर जब आप डेप्ट अब कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करोगे तो वैसे शुरुआत के अंदर क्योंकि उसका कॉस्ट कम है और उसके अलावा टैक्स का बेनिफिट है, तो शुरुआत में तो बेनिफिट जो उससे ज़्यादा होंगे, मतलब कि बेनिफिट ज़्यादा होंगे और उसकी कॉस्ट कम लगेगी। लेकिन धीरे धीरे आप अगर डेप्ट ज़्यादा ही बढ़ाना शुरू कर दोगे तो उस केस के अंदर जो डेप्ट कॉस्ट कम होने के साथ साथ उसमें जो है वो उसका एक नुकसान ये है कि वो रिस्की भी है। तो आप ज़्यादा ही डेप्ट बढ़ाओगे तो फिर क्या हो जाएगी, उसके कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और बेनिफिट जो वो कम हो जाएंगे। कॉस्ट क्या है कि अगर आपने ज़्यादा डेप्ट लिया तो उस केस के अंदर सॉल्वेंसी प्रॉब्लम आ सकती है। सॉल्वेंसी प्रॉब्लम कैसे कि ये जो इंटरेस्ट उसका जो भी कॉस्ट है उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। तो उस केस के अंदर जो वो आपकी फर्म जो वो रिस्की हो जाएगी। तो दो तरीके की प्रॉब्लम होती है। देखो दो इसमें क्या कहा है, प्राइमरी डील्स विद टू कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और एजेंसी कॉस्ट। दो कॉस्ट जो यहाँ पर बात की गई है, एक तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की, इसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो आपको करना ही है, और उसके अलावा एजेंसी कॉस्ट, भाई जो पैसा देगा वो आपके डिसीजन के अंदर भी क्या करेगा, बीच में इन्वॉल्व होगा। जैसे कि मैंने आपको उधार दिया है, फिर उसके बाद में आप जो गाड़ियां खरीदो और महंगे महंगे मोबाइल खरीदो और मेरा पैसा नहीं दो, तो उसके इसके अंदर मैं सीधी सी बात आपको कहूंगा कि भाई पहले मेरा पैसा दे दो फिर आप चाहे जो करो। तो अगर आपने डेब्ट से पैसा लिया और फिर आप बिजनेस के अंदर जो रिस्की प्लान लोगे तो फिर ये डेब्ट वाले जो बीच में आके आपको परेशान करेंगे। जबकि इसके एडवांटेज भी है, एक तो कॉस्ट कम है और ऊपर से टैक्स बेनिफिट और है। डिसएडवांटेज जो कॉस्ट, इसके नुकसान क्या है कि कॉस्ट लगती है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और बैंक करप्सी। अगर आपने उसका पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में जाके ये आपकी कंपनी को लिक्विडेट तक करवा सकते हैं। जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाएंगे डेब्ट का मार्जिनल बेनिफिट कम होगा। समझ पा रहे बात, शुरुआत के अंदर डेब्ट अच्छा लगेगा लेकिन एक लिमिट से ज्यादा अगर डेब्ट बढ़ाओगे तो फिर आपकी क्या हो जाएगी, फर्म जो वो रिस्की होती जाएगी, तो उसका मार्जिनल बेनिफिट कम हो जाएगा। वी हैव टू रीच एंड स्टॉप एट ऑप्टिमम पॉइंट, ट्रेड ऑफ बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, और बेनिफिट कम होता जाएगा और कॉस्ट जो वो ज्यादा होती जाएगी। जहां दोनों बराबर हो जाए वहां पर रुक जाना है, जो ऑप्टिमम पॉइंट है हमारा। पर्सनल टैक्स ऑन इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट की जो इनकम होती है, जो इन्वेस्टर जो डिबेंचर खरीद रहे हैं उनके उनको जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस पर अगर पर्सनल टैक्स लगेगा तो उस केस के अंदर जो है डेब्ट की अट्रैक्टिवनेस इन्वेस्टर के लिए कम हो जाएगी। वो जो है उसमें कम ध्यान देंगे। जैसे 10% अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है और उसमें से 30% सरकार जो टैक्स काट लेती, तो मेरे पास तो ओवरऑल बचा कितना, 7% ही बचा। कॉस्ट जो लगती है डेब्ट से, सॉल्वेंसी प्रॉब्लम और एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम जैसे शेयर होल्डर और मैनेजर, जैसे मैं शेयर होल्डर हूं तो मैं चाहता हूं कुछ और करे और मैनेजर चाहते हैं कुछ और करे, तो ये आपस में लड़ेंगे, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर, इनके बीच में इस तरीके से रहेगा। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी या मायर्स, कॉस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इसके अंदर असिमेट्रिक, इस पे जो लास्ट अटेम्प्ट था इसमें क्वेश्चन था असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखो सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो क्या होती है, वैसे ये आपके स्टेट्स में आएगा कि इस तरीके का एक कर्व होता है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक, मतलब कि इस साइड भी 50% है और इस साइड भी 50% है, तो ये तो हमारा क्या होता है सिमेट्रिक। मतलब कि ये अगर बायर है और ये अगर सेलर है, तो जितनी इंफॉर्मेशन बायर के पास है उतनी ही सेलर के पास है, तब तो वो क्या कहलाता है सिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, कॉस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, इंफॉर्मेशन भी कौन सी असिमेट्रिक। इसने क्या कहा कि जो सेलर है ये यूं समझ लीजिए, ये जो सेलर है इसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और ये बायर जो है वो अपन बचपन में पट्टी होती थी ना, एक साइड में इधर एक बंदा इधर बैठता था और एक बंदा इधर बैठता था, तो इस सेलर के पास क्या होगी इन्फॉर्मेशन ज्यादा होती है और बायर के पास इन्फॉर्मेशन जो क्या होती है कम होती है। इस वजह से सेलर के पास इन्फॉर्मेशन का क्या रहता है
एडवांटेज रहता है, क्योंकि सेलर कौन है यहाँ पर, जैसे कंपनी जो भी एंटिटी है उसको तो पता है कि भाई हमारे इस क्वार्टर का प्रॉफिट क्या है, तो इस प्रॉफिट को हम रिलीज करेंगे, तो उस केस के अंदर हमारे शेयर की वैल्यू जो क्या रहेगी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के हिसाब से कि हमारे पास अच्छे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेप्ट इश्यू करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है, मतलब हम अच्छा पैसा कमाएंगे, तो डेप्ट को कम ब्याज देके अपन खत्म कर दें। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट अगर रिस्की है तो उस केस के अंदर हमें डेप्ट नहीं, इक्विटी जो है इश्यू करना चाहिए। क्यों इक्विटी इश्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर कमाया तो दे देंगे, नहीं कमाए तो नहीं देंगे। तो इस तरीके के जो है वो बात ये करता है। तो ये क्या कहता है, कॉस्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और इंफॉर्मेशन कौन सी, असिमेट्रिक। पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर, अगर हमें लग रहा है कि हमें फ्यूचर जो है अच्छा है, ब्राइट फ्यूचर है, तो हम क्या करेंगे, प्रेफर टू इश्यू डेप्ट अदरवाइज इक्विटी। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपको लगता है कि ये बिजनेस तो बहुत अच्छा खासा चलेगा, अब इस बिजनेस में मान लीजिए 10 लाख लगते हैं, तो आपके जो है कोई साथी आया और उसने कहा 5 लाख मैं लगा दूंगा, 50% मुझे दे दीजिए। तो अगर आपको लगता है बिजनेस अच्छा खासा चलेगा तो आप उसको मना कर दोगे, उसकी जगह 5 लाख उसे लोन के रूप में लोगे। अगर आपको बिजनेस रिस्की लग रहा है तो उस केस के अंदर वो आता है और आपको कहता है 5 लाख का लोन ले लीजिए, तो आप कहोगे कि नहीं 5 लाख ले लीजिए और 50% जो पार्टनरशिप में आ जाइए। इसने इस तरीके का नहीं बताया कि भाई इतना डेप्ट रखो, इतना इक्विटी रखो। इसने कहा कि नॉर्मल इक्विटी जो है दो तरीके की होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे जो महंगा रहेगा वो इक्विटी रहेगा, उससे सस्ता जो रिटेन अर्निंग रहेगा, और सबसे सस्ता जो डिबेंचर रहेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, महंगे के सीक्वेंस इसने ये बताया, लेकिन सजेशन इसने दिया कि अगर आपके पास पैसा रेज करना है तो फर्स्ट चॉइस जो वो इंटरनल फाइनेंस ही रखिए, क्योंकि आपके पास पैसा आपका कमाया हुआ पड़ा, उसी को यूज करिए, बाहर मार्केट से और पैसा मत उठाइए। अगर उससे जरूरत पूरी नहीं होती है तो फिर आप डेब्ट पे जाइए, और फिर थर्ड जो वो इक्विटी पे जाइए। अब यहाँ पर जो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ट्रेड ऑफ थ्योरी जो है उसने सिर्फ डेब्ट और इक्विटी को कंसीडर किया, जबकि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी जो है उसने इंटरनल, डेब्ट और इक्विटी तीनों को कंसीडर किया। सिमेट्रिक क्या है, स्टेट्स के अंदर आएगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि दोनों के पास इंफॉर्मेशन बराबर है। ये जो कंपनी है इसके पास, और जो इन्वेस्टर है इसके पास, दोनों के पास बराबर इंफॉर्मेशन है। अगर 50% इसके पास है तो 50% इसके पास है, तो इसे तो हम कहते हैं सिमेट्रिक। जबकि यहाँ जो है वो इस थ्योरी ने क्या माना, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, कि भाई एक के पास जो है, सेलर के पास मान लीजिए इंफॉर्मेशन जो वो ज्यादा है, सेलर या कंपनी जो है उसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और जो इन्वेस्टर है उसके पास कम है। भाई कंपनी को तो पता है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया, हमने क्या जो अच्छा किया क्या बुरा किया, तो ये जो है वो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। वैसे स्टेट्स में ये आएगा पूरा सिमेट्रिक और कुर्टोसिस, और जो पढ़ेंगे ना तो वो सिमेट्रिक और असिमेट्रिक पे ही डिपेंडेंट है पूरे चैप्टर में। फैक्टर डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करें, तो द चॉइस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स। कि पैसा डेप्ट से लें, इक्विटी से लें, इंटरनल सोर्स से लें, ये जो जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं कि भाई इतना डेप्ट से ले, इतना इक्विटी से ले, इतना इंटरनल सोर्स से ले, ये जो कॉम्बिनेशन ये हमारा क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर माना जाए। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस, डेप्ट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह, ये सारे के सारे आपके कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये समझिएगा, एक जो है वो आपके वर्ड ही लिख रखा है सिलेबस के अंदर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी समझिएगा। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है कि आप जैसे 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 फर्म के अंदर जैसे जैसे डेब्ट बढ़ाओगे, डेब्ट की कॉस्ट लग रही है कम, और उस पर अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, डेप्ट या फिर प्रेफरेंस शेयर भी यहाँ कंसिडर है ना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब कि फिक्स कॉस्ट वाले जो भी सोर्स है वहां से पैसा लेते हो, तो उनको तो जैसे 10% 12% वो उतना ही देना है। अब अगर आप इससे ज्यादा कमाते हो, अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न जो वो 20% है, और आपकी जो है प्रेफरेंस शेयर और केडी डिबेंचर पे मान लीजिए 8% और 10% की कॉस्ट जा रही है, तो ये जो बाकी के एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू बच रहा है, ये किसके लिए फायदा करेगा, ये इक्विटी के लिए फायदा करेगा। और इस वजह से क्या होगा, उनकी अर्निंग जो इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ेगी, और इक्विटी शेयर होल्डर की अर्निंग बढ़ेगी मतलब कि इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसे क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। जब हम फिक्स कॉस्ट फंड जो है उनका यूज ज्यादा करते हैं इक्विटी से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यूज ऑफ फिक्स्ड इनकम बियरिंग डेब्ट और प्रेफरेंस शेयर अलोंग विद इक्विटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है के से, तो डेब्ट बढ़ाओ सो ईपीएस इंक्रीज होगा, और इसे हम फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं, कि फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से हमें फायदा मिलेगा। ग्रोथ एंड स्टेबल सेल, देखो अगर आपकी सेल स्टेबल है तो आप डेब्ट से पैसा ले सकते हो, क्योंकि आपको इंटरेस्ट के भुगतान करने में कोई भी तरीके की चिंता नहीं होगी। जैसे किसी की
सरकारी नौकरी है तो वो लोन ले सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आराम से कर देगा। लेकिन अगर कोई किसी की इनकम जब फ्लक्चुएट हो रही है तो उस केस के अंदर जो उसे डेप्ट नहीं लेना चाहिए। ग्रेटर सेल है तो ग्रेटर डेप्ट ज्यादा, अगर आपकी सेल है तो ज्यादा डेप्ट ले सकते हो, अगर फ्लक्चुएटिंग सेल है तो डेप्ट कम मिले, क्योंकि उसको इंटरेस्ट, कभी सेल कम हुई और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया तो फिर वो जो है सीधा कोर्ट जाके बंद करवाने पर पहुंचेंगे। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? आइडल पैटर्न मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सो ईपीएस कैन मैक्सिमाइज। कॉस्ट प्रिंसिपल ये समझिएगा, ये कह रहा है कि ओवर कैपिटलाइज मत कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा ही डेप्ट लेके बैठे हो, अब उनका बिना कारण आप ब्याज दे रहे हो और उतना पैसा आपका यूज ही नहीं हो रहा है। तो आइडल अगर कुछ भी पैसा है तो उसे क्या करो, मिनिमाइज करो, ताकि आपकी मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी और उस वजह से अगर उनका कम भुगतान होगा तो आपका ईपीएस जो बढ़ेगा। रिस्क प्रिंसिपल, डेप्ट बढ़ाओगे तो फाइनेंशियल रिस्क जो बढ़ेगी, डेप्ट कम करोगे तो फाइनेंशियल रिस्क कम होगी। कंट्रोल प्रिंसिपल क्या कहता है? इक्विटी जैसे बढ़ाओगे तो कंट्रोल डाइल्यूट होगा, क्योंकि नए इक्विटी शेयर होल्डर वोट करेंगे। डेब्ट बढ़ाओगे तो वो वोट नहीं करेंगे, तो कंट्रोल कोई डाइल्यूट नहीं होगा। डेब्ट बढ़ाओगे तो कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा, बट फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगी। तो आपको ये सारे फैक्टर जो कंसिडर करके जो बेस्ट लगे वो करना है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया जा सकता कि भाई इतना डेब्ट लो इतना इक्विटी लो। फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऐसा रखो आप जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा रखो ताकि आप उसे इजीली एडजस्ट कर सको। जैसे लोन ले लिया और लोन का आप रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो ऐसा मत लीजिए, ऐसा लीजिए या इस तरीके से रखिए कि आप उसको जब चाहे उसको चेंज कर सको। मतलब पूरा 100% नहीं तो भी फ्लक्चुएटिंग, थोड़ा फ्लक्चुएटिंग, जितना ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हो उतना आपके लिए अच्छा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, तीन ये जो है वो एनालिसिस देखते हैं, ईबीआईटी माइनस ईपीएस माइनस एमपीएस एनालिसिस, इंडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ईबीआईटी, ईपीएस और एमपीएस क्या कहता है? अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ फिक्स चार्जेस से तो डेप्ट बढ़ाओ ताकि आपकी ईपीएस बढ़ेगा। ये आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन होगी, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होगा, और इसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट फंड जो वो ज्यादा है आपके इक्विटी शेयर कैपिटल से। फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट, कल अपन ने एक एग्जांपल लेके इसको पूरा समझा था कि दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस अंडर बोथ द ऑप्शन इज इक्वल। ये हमने यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट को कंसीडर किया है। अगर हो आपका कि भाई प्रेफरेंस शेयर भी हो तो उस केस के अंदर जो है वो यहाँ पर माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो जाएगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी हो जाएगा। कुछ जो कॉलेज के अंदर बुक चलती है ना, वैसे डीडीटी जो बंद हो चुका है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन अगर डीडीटी हो तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसे 100 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो और 10 रुपए का डीडीटी है तो आपका टोटल पैसा कितना जाएगा? 110। 100 रुपए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे और 10 रुपए गवर्नमेंट को दोगे, तो उस केस के अंदर जो इसको क्या करोगे, 1 + DDT से गुणा करोगे। ये एक बुक है उसके अंदर लिख रखा है तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा, समझिएगा। जैसे डीडीटी है 10%, तो मतलब इसका क्या है कि आप 100 रुपए अगर आप इंटरेस्ट का भुगतान करोगे, सॉरी डिविडेंड का भुगतान करोगे, तो उसके साथ 10 रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? 100 × 1 + 0.10, तो आपके टोटल 110 रुपए चले जाएंगे, तो इतने रुपए कम हो जाएंगे। तो ईबीआईटी माइनस पहले ऑप्शन का इंटरेस्ट इंटू 1 - T माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और 1 + DDT डिवाइडेड बाय E1, और ये वैसा का वैसा E2 में। ये इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका टी, सॉरी, जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल इंडिफरेंस पॉइंट। वैसे ये ऑप्शन जो है वो नोट्स में वापस चेंज कर दूंगा, ये दो पॉइंट जो है वो करेक्ट करके नए नोट्स आज अपडेट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है। और ये जो है वो अलग अलग सिचुएशन है, जैसे यहाँ 15% है, 15% है, ऑप्शन ए के अंदर के डी 8 है और ऑप्शन बी के अंदर 10 है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन ए हमेशा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि के ई तो बराबर है और ऑप्शन जो ऑप्शन ए और बी के अंदर के डी जो है वो ऑप्शन ए के अंदर हमेशा ही कम है, तो यहाँ कोई डिफरेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर यहाँ जो है वो यहाँ भी के ई 15 और यहाँ भी के ई 15 है, यहाँ भी के डी 10 और यहाँ भी 10 है, तो उस केस के अंदर हर पॉइंट जो वो इंडिफरेंस पॉइंट ही है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और एक जगह के ई सस्ता और एक जगह के डी सस्ता है, तो उस केस के अंदर जो इंडिफरेंस पॉइंट आएगा, जैसे इसके हिसाब से इस ऑप्शन के हिसाब से जो के ई के ई के हिसाब से ऑप्शन ए बढ़िया है और के डी के हिसाब से ऑप्शन बी बढ़िया है, तो उस केस के अंदर जो हम क्या कहेंगे, ये वाले में इंडिफरेंस पॉइंट रहेगा। इसके साथ अपन ने डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स,
कुछ भी नहीं, करेक्शन जो वो एक ये जो है वो करेक्शन करना था, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये करेक्शन करना था, ये वाला जो अभी लिखा था ना, करेक्शन नहीं है एक्चुअली, इसमें एक्स्ट्रा लिखना है वो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। मैं आपको अपडेट कर दूंगा, नोट्स जो है वो नए अपडेट कर दूंगा और उसमें हाईलाइट करके, या फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जो है ये दोनों पॉइंट कर दूंगा कि इस पेज पे जो ये वाला एक लिख दीजिएगा और इस पेज पे ये वाला लिख दीजिएगा। क्लियर है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, नॉर्मल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि जहां प्रॉफिट जीरो, और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है, दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी वेयर ईपीएस इज इक्वल टू जीरो। तो अपन रिवर्स कैलकुलेशन से करते हैं, कल अपन एक एग्जांपल लेके इसको समझा था फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, कि हमारी इनकम इतनी ही है कि हम इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड और टैक्स जो है उसी का भुगतान कर पा रहे हैं, उसके बाद में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जीरो रह जाए। ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन जो क्या है कि आपकी जरूरत से ज्यादा कैपिटल ले रखा है, तो अगर जरूरत से ज्यादा कैपिटल लिया तो उस केस के अंदर क्या होगी, आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। भाई आपने जिनसे पैसा लिया उनका ब्याज देना ही पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी। अब कॉस्ट ज्यादा लगेगी मतलब रिटर्न आपका कम हो जाएगा, रिटर्न कम हो जाएगा मतलब ईपीएस कम हो जाएगा, और ईपीएस कम हो जाएगा मतलब डिविडेंड कम हो जाएगा। ठीक है? और इसका मतलब क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या, आपने पैसा जितना पैसा तो ले लिया है ज्यादा, और आप एसेट उतनी खरीदे नहीं हो। जैसे कि आपने लोन ले लिया 10 लाख का और आपने इन्वेस्ट किया है 7 लाख की, तो आपका क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन की जितनी जरूरत है कैपिटल की उससे ज्यादा पैसा आप रेज किया, तो उस केस के अंदर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट होगा, कि आपके पास एसेट जो वो कम है। क्या कारण हो सकता है कि आपने या तो पैसा ज्यादा रेज कर लिया, या फिर आपने ज्यादा रेट पे पैसा ले लिया, या फिर एक्सेसिव एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट जो बहुत ज्यादा ले लिया और उनका कोई यूज ही नहीं है आपके, और रॉन्ग एस्टिमेट कर दिए थे, आपको लगा कि इतने के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी जबकि इन्वेस्टमेंट की जरूरत उससे कम हो गई, या फिर आपने इम्प्रॉपर डेप्रिसिएशन लगाया, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कर दिया, इस वजह से जो आपने, ये जो सारे कारण हो सकते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी अर्निंग कम होगी क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कॉस्ट ज्यादा लगेगी मतलब कि आपके पास पैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा मतलब ईपीएस कम होगा, ईपीएस कम होगा मतलब कि आपकी मार्केट प्राइस जो वो कम होगी, और विंडो ड्रेसिंग होगी। इसको विंडो ड्रेसिंग कर दीजिएगा ना। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि घर के अंदर तो कचरा पड़ा है और आप खिड़की पे जो हो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहन के खड़े हो, गली में जो भी जा रहे हैं उनको लगता है कि वाह यार सूट बूट पहना हुआ आदमी मतलब घर अच्छा होगा, तो उस तरीके से विंडो ड्रेसिंग होगी। मतलब क्या, दिखाओगे कुछ और एक्चुअल में सिचुएशन कुछ और होगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट कम है तो आपको फिर विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और कैन लीड टू लिक्विडेशन। अब कॉस्ट ज्यादा लग रही है, कमा कम पा रहे हो, तो फिर आपको लिक्विडेशन तक जाना पड़ सकता है। रेमेडीज क्या है कि आपके ओवर कैपिटलाइजेशन है तो आप उसको कम करो। कम कैसे करो, बायबैक कर सकते हो, रिडम्शन कर सकते हो, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, या फिर लोन का पैसा जो वापस चुका दो, इस तरीके से। अंडर कैपिटलाइजेशन उसका जस्ट उल्टा, जब एक्चुअल कैपिटल जो है आपको जैसे जरूरत हो 10 लाख की और आपने लिए हैं 8 लाख, तो उस केस के अंदर वो जो है वो क्या होगा, अंडर कैपिटलाइजेशन। अब सीधी सी बात है, अगर आपने जरूरत से कम पैसा लिया है तो उस केस के अंदर क्या होगा, एक तो फायदा तो ये होगा कि भाई आपकी कॉस्ट कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी मतलब क्या, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी, अर्निंग ज्यादा होगी मतलब कि आपका ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा मतलब एमपीएस बढ़ेगा। और अगर ईपीएस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कंपटीटर भी आएंगे। अगर कोई बिजनेस जो वो अच्छा खासा मतलब कमाने लग जाएगा तो उसके इसके अंदर जो है उसको देख के बाकी लोग भी उस इंडस्ट्री के अंदर आना शुरू होंगे। और दिक्कत क्या हो सकती है कि आपके पास पैसा जरूरत से कम है, तो उस केस के अंदर आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी कि भाई पैसा चाहिए और पैसा है नहीं, पैसा चाहिए और पैसा है नहीं, ये वाली सिचुएशन। ईपीएस बढ़ेगा, डिविडेंड बढ़ेगा, एमपीएस बढ़ेगा, और शेयर की वैल्यू जो वो बढ़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ेगा, लेकिन लिक्विडेशन की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपके पास अंडर कैपिटलाइजेशन है, नया इश्यू करके पैसा ले लीजिए। उसके बाद में फाइनेंशियल डिसीजन लीवरेज, पहले आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इन स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबीआईटी, उसमें से इंटरेस्ट लेस करोगे तो आपका आएगा ईबीटी, और लेस करोगे टैक्स तो आपका आएगा ईएटी, और लेस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो आपका आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो आपका आ जाएगा ईपीएस। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करोगे तो आपका आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, और ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी करोगे तो फाइनेंशियल लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज कुछ भी नहीं है, ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, मतलब कि कंबाइंड लिवरेज क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज गुणा फाइनेंशियल लिवरेज, तो ये कट जाएगा तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी।
ये क्या तय करेगा, ये तय करेगा चेंज इन ईबीआईटी। ये देखो ये डायग्राम का भी समझ लीजिएगा, ये जो है वो एरो इस तरीके से लिख रखा है, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताएगा, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीआईटी। और जो आपका कंबाइंड लिवरेज है वो क्या बताएगा, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। समझ पा रहे हो? फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, टाइप्स ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, लिवरेज वर्ड का सीधा सीधा मतलब क्या है, एक सेकंड रुकिएगा। टाइप्स ऑफ लिवरेज जो है, टाइप्स ऑफ लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो बिजनेस रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट जो है ईबीआईटी तक की चीजें, ईबीआईटी तक की मतलब कि बिजनेस करने से सेल बढ़ना या कम होना, फिक्स कॉस्ट का बढ़ना या कम होना, पीवी रेशियो का बढ़ना या कम होना, इस वजह से जो भी चेंज होगा वो किस में आएगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ये सारी रिस्क क्या है, सेल बढ़ना या कम होना, ये किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो बढ़ना या कम होना, ये किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। फिक्स कॉस्ट का बढ़ना या कम होना, ये किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, आपने पैसा कहाँ से रेज किया है, उस कारण जो आपकी रिस्क आ रही है उसे जो है हम क्या क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज। आपने पैसा कमाया ईबीआईटी तक, लेकिन फिर उसमें इंटरेस्ट वगैरह का पैसा कितना जा रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड का पैसा कितना जा रहा है, और अल्टीमेटली इक्विटी के लिए कितना बच रहा है। अगर आपने सही तरीके से मैनेज किया तो उस केस के अंदर जो इनका पैसा कम जाएगा और वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी रहेगी। और अगर इनका पैसा ज्यादा चला जाता है और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर जो उनका पैसा कम जाता है और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ती है, तो वो आपके लिए एक तरीके से क्या होगा, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज होगा। तो फाइनेंशियल लिवरेज अल्टीमेटली किसको रिस्क रिप्रेजेंट करेगा, फाइनेंशियल रिस्क को। कंबाइंड लिवरेज जो है वो क्या है, टोटल रिस्क के लिए। अब ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है, द यूज ऑफ एसेट फॉर विच कंपनी पेज ए फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लिवरेज। कि भाई जिसके लिए हम फिक्स कॉस्ट पे करते हैं, जैसे सैलरी हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, वगैरह वगैरह, ये जो सारी फिक्स कॉस्ट है ये हम क्यों बढ़ाते हैं, ताकि उसका हम फायदा उठा सकें। भाई अल्टीमेटली हम एक एम्प्लॉय को क्यों रखते हैं, उसको 20,000 रुपये पर मंथ क्यों देते हैं, ताकि वो हमें 1,00,000 रुपये कमा के देगा। अगर 20,000 रुपये दे के उसके बदले में वो हमें 10,000 रुपये कमा के दे रहा है, तब तो वो हमारे लिए नुकसान का सौदा है। समझ पा रहे हो बात। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 and 1, इट कैन बी 0 or less और इट कैन बी 1 or more। ये जीरो या 1 के बीच में नहीं हो सकती। कारण क्या है, कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा क्या होता है।
फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड ये जो है वो ईबीआईटी। अब अगर आपको जीरो लेके आना है तो आपको कंट्रीब्यूशन जीरो, अगर कंट्रीब्यूशन जीरो होगा तो फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी, माइनस 10,000 रखोगे तो ये क्या रहेगा, -10,000 रहेगा। तो अल्टीमेटली जो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अगर 1 लेके आना है तो उस केस के अंदर जो यहाँ भी 10,000 है तो यहाँ भी 10,000 चाहिए, जबकि फिक्स कॉस्ट का कुछ ना कुछ पोर्शन तो होगा ही होगा। तो इस वजह से कहा जाता है या तो ये जो जीरो से कम होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा। जीरो या जीरो से कम होगा, 1 या 1 से ज़्यादा होगा, जीरो और 1 के बीच में कभी नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी ऑपरेटिंग लीवरेज जो बढ़ेगा, अपन ने कल एग्जांपल के साथ समझा था, फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगा। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाती है, ईबीआईटी जीरो हो जाता है, इस वजह से कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी करोगे तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बीईपी पे ईबीआईटी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एट बीईपी जो हो ईबीआईटी जो हो जीरो रहेगा, प्रॉफिट जो जीरो रहता है, और अबो बीआईपी जो पॉजिटिव रहता है। पीवी रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा ऑपरेटिंग लिवरेज कम होगा, और पीवी रेशियो जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है टोटल कंट्रीब्यूशन को हम फिक्स कॉस्ट के हिसाब से और ऑपरेटिंग लिवरेज के हिसाब से देखें तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन करो तो बीईपी लेवल आ जाता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन करो तो आपका एमओएस लेवल आ जाता है। तो ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, जबकि आपके ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, जस्ट उल्टा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। इस वजह से कहा जाता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय एमओएस होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा तो बीईपी भी जो है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज एक तरीके से देख सकते हो कि भाई सॉरी बीईपी कब बढ़ेगा, या तो फिक्स कॉस्ट बढ़े, तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो भी आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो बढ़ेगा, और या फिर पीवी रेशियो कम हो जाए तो आपका बीईपी जो वो आगे जाएगा, उस केस के अंदर भी ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो बढ़ेगा। बीईपी कम होगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट कम होगी ऑपरेटिंग लिवरेज कम होगा। नो ऑपरेटिंग लिवरेज नो फिक्स कॉस्ट, अगर कोई ऑपरेटिंग लिवरेज ही नहीं है मतलब कि कोई फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। उसके बाद में एमओएस जैसे जैसे बढ़ेगा बिजनेस रिस्क जो वो कम होगी, मतलब कि जैसे जैसे आपका मुनाफा प्रॉफिट ईबीआईटी जो बढ़ना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे आपके बिजनेस की रिस्क जो वो कम हो जाएगा, और बिजनेस की रिस्क कम होगी मतलब कि आपका क्या होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज जो वो कम होगा। क्लियर है, और वो सीधा आपने यूं भी समझा था कि भाई ऑपरेटिंग लिवरेज बराबर क्या होता है, 1 ऑफ अपॉन एमओएस, मतलब कि इनका इनवर्स रिलेशन है कि एमओएस बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो कम होगा, या फिर एमओएस कम होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज पॉजिटिव है इसका मतलब ईबीआईटी जो पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग लिवरेज अगर इनफाइनाइट या इनडिफाइंड है मतलब कि ईबीआईटी जीरो है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, ये आपका ईबीआईटी जो है वो क्या है, नेगेटिव है। फाइनेंशियल लिवरेज सेम वो का वो कॉन्सेप्ट, जीरो या जीरो से कम होगा, एक या एक से ज्यादा होगा, जीरो और एक के बीच में नहीं होगा। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फाइनेंशियल लिवरेज जो वो बढ़ेगा। वहां पर फिक्स कॉस्ट के साथ जैसा जैसा चल रहा है ना वैसा वैसा यहाँ, वहां सिर्फ फिक्स कॉस्ट है, यहाँ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज है, मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट हो गई, और वहां फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, वो बढ़ रही थी तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो वो बढ़ रहा था, तो यहाँ पर भी वैसा वैसा ही चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो माइनस होकर जो है फॉर्मूला वैसा वैसा रह रहा है। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेज विथ ईबीआईटी, अगर आपका पॉजिटिव है इसका मतलब कि ईबीआईटी जो वो ज्यादा है फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस से, तभी जो वो पॉजिटिव आएगा कि भाई अल्टीमेटली आपको करना क्या है, भाई इसको समझने के लिए अपन एक बार प्रेफरेंस डिविडेंड को जो है वो नहीं कंसीडर करके कर रहे हैं भाई, फॉर्मूले में प्रेफरेंस डिविडेंड को कंसीडर करके करना है, ठीक है। तो आपका क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। प्लस कब आएगा, जब यहाँ भी क्या हो, कुछ न कुछ चीजें जो प्लस में हो, तो ईबीटी जो है वो प्लस है, ईबीटी प्लस है मतलब कि आपके पास पैसा कुछ बच रहा है, मतलब कि आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट से ज्यादा है। ये जीरो कब आ जाएगा, जब जीरो या इन्फानाइट जिसे कह सकते हैं, इन्फानाइट कब आएगा, जब ये यहाँ पर जो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा मतलब कि क्या है, ईपीएस आपका जीरो है। और नेगेटिव अगर है तो उस केस के अंदर ये आपका क्या हो जाएगा, ईपीएस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, ये सेम वैसा वैसा चलेगा। द यूज ऑफ फंड विद फिक्स्ड कॉस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब क्या है कि हम जो है वो फिक्स कॉस्ट जो भी जैसे डेब्ट वगैरह ले रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं ताकि हमारा क्या हो, ईपीएस बढ़े। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज द एबिलिटी ऑफ फर्म टू यूज फिक्स्ड फाइनेंशियल
चार्जेज टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस, कि भाई ये जो है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या बताएगा, चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय चेंज इन ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो एज ए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कब कहते हैं, किस तरीके से, यूज ऑफ फंड विद द फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे डेप्ट और प्रेफरेंस शेयर है अलोंग विद द इक्विटी शेयर, जो उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। पॉजिटिव लीवरेज कब होगा, हमें डेप्ट लेने से फायदा कब होगा, अगर हम कमा ज्यादा है और उसकी कॉस्ट कम लग रही है, और अनफेवरेबल कब होगा, जब हम कमा कम रहे हैं और उसकी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, जैसे पैसा लिया उस पे ब्याज दे रहे हैं 12% और कमा रहे हैं 10%, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल लीवरेज होगा। व्हेन अर्निंग इज इक्वल टू और लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इट विल बी अनफेवरेबल लीवरेज। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड इज रिलेटिवली हायर इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाली सेम लाइन 2-3 बार लिख दी। फाइनेंशियल लीवरेज है डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि ये जो फाइनेंशियल लीवरेज जो है मतलब कि डेब्ट को जो बढ़ाना है, ये दो धारी तलवार है, कि फायदा देगी तो भी दो तरीके से देगी और नुकसान देगी तो भी दो तरीके से देगी। कैसे फायदे क्या होंगे, अगर जैसे आर जो है वो ज्यादा है फिक्स फंड कॉस्ट से, तो हेल्प इन इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ईपीएस। अगर आपका जैसे उन पे लग रहा है 8% और कमा रहे हो 20%, तो 20% कमा के उनको 8% दिया तो 12% बचा, तो अल्टीमेटली ईपीएस बढ़ेगा, इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी। और फर्म आल्सो हैव बेनिफिट फ्रॉम द सेविंग ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट, और जो इनको इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके टैक्स में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो गया, अगर आर जो वो कम हो गया, आप कमा रहे हो 10% और आपकी कॉस्ट लग रही है 12%, तो नुकसान भी दो तरीके से होंगे। ये जो 2% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे वो क्या करेंगे, ईपीएस को कम करेंगे, और इस वजह से आपकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी और कल को आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो वो देखना पड़ सकता है। क्लियर है। उसके बाद में कंबाइंड लीवरेज डिफाइंड एज द पोटेंशियल यूज ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये इसमें दोनों ही आ गए, both operating and financial shows the effect of the sales volume changes on the earning per share of the firm। ये चीज थोड़ी सी समझ लीजिएगा, अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो कम है, ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो कम है और फाइनेंशियल लिवरेज भी कम है। ऑपरेटिंग लिवरेज कम है मतलब कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो वो कम है, और फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या है, आपकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो कम है। मतलब कि आपने न तो आपकी फिक्स कॉस्ट लगाई है, मतलब कि न तो आपने जो बड़े एसेट है उसके अंदर, जो आपके परमानेंट एसेट है उसके अंदर इन्वेस्ट किया, और न आपने डेब्ट से पैसा लिया, आपने पूरा पैसा जो वो इक्विटी से लिया है। मतलब ये एक तरीके से क्या है, रिस्क तो टोटल कम है लेकिन आप किसी भी तरीके का फायदा नहीं उठा पा रहे हो, ना तो आपने जो डेब्ट का पैसा लेके उनसे जो ज्यादा कमा के आपने इस तरीके का कोई फायदा नहीं उठा रहे हो इस वाली सिचुएशन। नेक्स्ट अगर देखें कि ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज्यादा है, मतलब कि फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा है और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा है, तो उस केस के अंदर इसका भी जो है वो पेमेंट फिक्स है और इसका भी पेमेंट फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हायर टोटल रिस्क, रिस्क पूरी बढ़ जाएगी और वेरी रिस्की कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब क्या है, फिक्स कॉस्ट तो आपकी ज्यादा है और फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो वो ज्यादा है, मतलब कि सॉरी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट जो वो कम है, ये कम है। फिक्स कॉस्ट तो ज्यादा है, मतलब कि आपने जैसे एम्प्लॉय वगैरह रख रखे हैं उनकी तो सैलरी वगैरह जो है वो तो ज्यादा है, और आपकी फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो वो कम है। ओवरऑल कॉस्ट तो कम हो जाएगी क्यों, कंबाइंड के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मॉडरेट रहेगी टोटल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर समझिएगा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कम है, मतलब आप डेब्ट का जो फायदा नहीं उठा रहे हैं, जबकि आपकी फिक्स कॉस्ट जो दूसरी वाली दे रहे हैं, तो ये नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन। लोअर ईबीआईटी, ईबीआईटी कम हो जाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो वो बढ़ रही है आपकी, बढ़ी हुई है, तो ईबीआईटी तो कम हो जाएगा और ईबीआईटी तो जो है वो ईबीआईटी तो जो है वो ईबीआईटी तो जो कम है क्योंकि आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है, मतलब कि पूरा ऐसा जो फिक्स कॉस्ट के अंदर जा रहा है। उसके अलावा एंड लो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जबकि आपका फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो वो ज्यादा कम है, सॉरी इसका मतलब क्या है, आपका डेब्ट से कोई भी तरीके का फायदा नहीं उठा रहे। जबकि अगर यहाँ देखें तो यहाँ फिक्स कॉस्ट जो है वो तो है क्या है, कम है, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो वो ज्यादा है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आपने डेब्ट से पैसा लेके उनके ऊपर तो फायदा कमा रहे हो और आपकी फिक्स कॉस्ट जो कम लग रही है, तो उस केस के अंदर इसे हम क्या मानते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन मानते हैं। हायर फाइनेंशियल रिस्क इज बैलेंस्ड बाय द लोअर टोटल बिजनेस रिस्क। भाई रिस्क के मामले में तो
यहाँ रिस्क ज्यादा हो रही है तो यहाँ रिस्क कम हो रही है, तो अल्टीमेटली जो रिस्क जो मैग्नीफाई कर रहा है, और अल्टीमेटली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी सॉरी जो डेब्ट से जो पैसा लिया उनके ऊपर ब्याज कम दे रहे हैं और कमा ज्यादा रहे हैं, तो वहां पर हमें फायदा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपका टोटल पूरा चैप्टर। क्लियर है? इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल जो है अपनी क्लास शाम को 4 बजे से रहेगी। 4 बजे से जो अपन मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है उसे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का एक बार देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, देखो भाई पहले जो एक हो तो ऑपरेटिंग, देखो कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल सा समझिएगा। ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होगा, ज्यादा होगा मतलब क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ये होता है। आप एक काम करो, कैलकुलेट कर दो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, ये जैसे 1 लाख है, ये आपका 50,000 है, ये 50,000 है, तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ गया, 2 आ गया। अब फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो उस केस के अंदर ये कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। 60,000 हो जाएगा तो 1 लाख, 1 लाख माइनस 60,000, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000, तो आपका कितना हो जाएगा, 2.5। समझ पा रहे हो बात? तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है मतलब कि रिस्क बढ़ रही है, इसका तो पेमेंट आपको करना ही करना है, तो ये क्या हो रही है, आपकी रिस्क जो वो बढ़ रही है। तो जैसे जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रिस्क जो वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब देखिए ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा हुआ तो EBIT क्या हो गया, कम हो गया। समझ पा रहे हो बात? छोटा सा एग्जाम्पल लिखिएगा, और उससे जैसी सिचुएशन हो ना वो सिचुएशन बना के आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक का? और कोई भी डाउट हो, देखो पहले कहावत चलती थी कि वकील और डॉक्टर से जो वो कुछ भी चीज छुपानी नहीं चाहिए। आज के टाइम में वकील और जो डॉक्टर और टीचर जो भी हो, डाउट हो पूछो, जितना पूछोगे ना, भाई सीधी सी बात है, पैसा दिया पूरा वसूल करो, जितना आप पूछोगे ना उतना फायदा होगा। और अगर रहे डाउट, आपको लगे कि नहीं मेरे को एक बार सर से बात करनी, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा कि मुझे कुछ पॉइंट जो क्लियर करना है, तो उस केस के अंदर मैं फोन करके भी आपसे बात कर लूंगा। जितना आप ज्यादा पूछोगे, जितना आप ज्यादा मुझसे डाउट पूछोगे, जितना ज्यादा डिस्कशन होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। कोई भी तरीके की शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने जो है एक यूं समझिएगा कि फैमिली मेंबर है, और उस हिसाब से जो आप पूरे तरीके से डाउट पूछिएगा, जितना डाउट ज्यादा पूछोगे तो उस केस के अंदर आपका क्लियरिटी ज्यादा आएगी। भाई आप कुछ पूछोगे तो उस केस के अंदर हो सकता है कि भाई कोई चीज जो मेरे को भी नहीं पता चले, आपको भी नहीं पता चले, और आप जो पूछ रहे हो उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जो वो याद आए और वो भी बता दिया जाए। तो बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन आए, जो भी डाउट है, आप जो बेझिझक पूछ पूछ लीजिएगा। क्लियर है? तो व्हाट्सएप नंबर है ही मेरे आपके पास, जब भी आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, बिल्कुल बिना चिंता किए। अनसिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन से जैसे मैं बताता हूँ आपको भाई, ये जियो नहीं था उस वक्त, जो क्या चलता था, 256 रुपए में 1 GB डाटा देते थे। ठीक है, क्यों? अपने को क्या लगता था भाई, अपन बाहर थे, अपने को लगता था कि इनके कॉस्ट जो नॉर्मली ये आती होगी 240 लगभग इनकी कॉस्ट आती होगी, बाकी 256 पे बेच रहे हैं, 16-17 रुपए कमा रहे होंगे बेचारे। फिर पता चला कोई आया जिसने 256 रुपए के अंदर 30 GB देना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो अब हमें क्या लगता है कि इनकी कॉस्ट जो 30 GB के लिए जो 240 1 रुपए आती होगी। क्लियर है? तो हमारे पास इंफॉर्मेशन उतनी नहीं है जितनी उन सेलर के पास है। तो ये जो क्या है, अनसिस्टमेटिक, असिमेट्रिक, समझ पा रहे हो बात?
सिमेट्रिक का जो कर्व बनता है स्टेट्स में हम पढ़ते हैं, ये होता है सिमेट्रिक का कर्व, मतलब कि 50% इस साइड है तो 50% इस साइड है, जितना इसके पास इंफॉर्मेशन है उतनी ही इंफॉर्मेशन इसके पास है। जबकि कौन से वाले बुक के अंदर कोई भी होता, बीजी का फॉर्मूला जो भी हो ना, के ई का फॉर्मूला अभी इसके अलावा अपन और भी फॉर्मूले देखेंगे। अभी तक तो जो प्राइस अर्निंग जब पढ़ेंगे ना, पी रेशियो वगैरह, तो उनके हिसाब से भी के ई जो है उनके फॉर्मूले बनते हैं। भेजिएगा, अपन जो है वो देख लेंगे कौन से में जो है ये पॉइंट कहाँ कवर होगा या किस तरीके से लिखा गया। समझ आ रही बात? क्योंकि हर जो बुक लिखता है वो अपने हिसाब से जो कुछ चीजें उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई किस तरीके से करता है भाई, उसको जैसे इन्फॉर्मे मतलब जैसे उसकी भाई इसी फॉर्मूले को कोई और अलग तरीके से लिखता है, कोई और अलग तरीके से भी लिख सकता है। क्लियर है यहाँ तक का? ये आपको समझ आया ना? असिमेट्रिक, असिमेट्रिक का मतलब क्या है कि इनका कर्व बनता है असिमेट्रिक का, स्टेट्स में पढ़ेंगे अपन। असिमेट्रिक का मतलब जैसे इसके पास जो 70% इंफॉर्मेशन और इसके पास 30% इंफॉर्मेशन है, तो ये जो है वो क्या है, असिमेट्रिक। क्लियर है? यहाँ तक का कीजिएगा। कल जो क्लास आपकी 4 बजे से रहेगी। ओके, मिलते हैं अपन कल 4 बजे।